कक्षा कौन सी बेटा आपकी? कक्षा 7। विषय कौन सा है बेटा आपका? कृषि विज्ञान। पाठ कौन सा है बेटा? पाठ 2। क्या है पाठ का नाम? भू क्षरण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? भूक्षरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी किताब में 1 2 3 5 टॉपिक दे रखे हैं। 5 टॉपिक हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पहला है भूक्षरण की परिभाषा। आप उतारते जाइए सब लोग। पहला है भूक्षरण की परिभाषा। दूसरा है भूक्षरण के प्रकार। दूसरा है भूक्षरण के प्रकार। तीसरा है भूक्षरण के रूप। चौथा है बेटा मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व। चौथा कौन सा है? मृदा संरक्षण की परिभाषा तथा महत्व। और पांचवा और आखिरी है मृदा संरक्षण के उपाय। क्या है बेटा? मृदा संरक्षण के उपाय। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, सेकंड दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पॉइंट पे, और मृदा संरक्षण के उपाय के साथ डिस्कस करते हुए हम पाठ को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? भूक्षरण की परिभाषा। जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूं वो आप सब क्या करेंगे? अपनी कॉपियों में लिखेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भूक्षरण की परिभाषा। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि भूक्षरण होता क्या है। क्या जानेंगे बेटा इसमें? कि भूक्षरण क्या होता है, भूक्षरण किसे कहते हैं। समझ रहे हो? अब नहीं रो रही लाली। खुश रहते हैं जिंदगी में, रोने से क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा जिंदगी में रोने से लाली। क्या आप जानते हैं बरसात के दिनों में जो पानी बहकर नदी एवं नालों में जाता है वह मटमैला एवं गंदला क्यों होता है? ये कह रहे हैं आप जानते हैं बरसात के दिनों में क्या होता है? जब पानी बहता है तो मटमैला होता है और कैसा होता है? गंदा सा होता है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में वर्षा के पानी के साथ साथ भूमि की ऊपरी सतह के महीन कण पानी में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होते हैं, जिससे उस स्थान का कटाव होता है। क्या होता है? उस स्थान का कटाव होता है। आंधी या चक्रवात के आने पर भी मृदा कण ऊपर उठकर हवा के साथ उड़ते रहते हैं। इससे शुष्क एवं रेतीले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये कह रहे हैं कि जब चक्रवात आता है, आंधी आती है, तो क्या होता है? मृदा के जो कण हैं वो ऊपर उड़ते रहते हैं, जिससे रेतीले जो इलाके हैं यानी रेत के जो भी इलाके हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इन्होंने परिभाषा बताई है कि भूक्षरण क्या होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे भूक्षरण क्या होता है। जब मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर
पर चले जाते हैं तो इस क्रिया को मृदा अपरदन तथा भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? भूक्षरण कहते हैं। जैसे मिट्टी के कण एक जगह से कहाँ पे चले जाएं? दूसरी जगह पे चले जाएं। कहाँ पे चले जाएं? दूसरी जगह पे चले जाएं अपने मूल स्थान से। मूल स्थान कौन सा होता है? जो उनका स्वतः का स्थान होता है, जहाँ पर वे हैं, वहाँ से हटकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। अपरदन माने क्या होता है बेटा? कटाव, इसे बोलते हैं कटाव। तो मिट्टी का कटाव या उससे क्या कहते हैं? भूक्षरण। क्षरण माने क्या होता है? इस माने भी कटाव होता है, कटाव बोल देते हैं। और क्षरण का मतलब होता है धीरे धीरे हटना अपनी जगह से। और भू माने क्या होता है बेटा? मिट्टी। मिट्टी जिसे आपकी कृषि विज्ञानी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, भूक्षरण कहते हैं। ठीक है, भूक्षरण की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत में उपलब्ध कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्रफल जल एवं वायु क्षरण से प्रभावित है। ये करेंगे भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से आधा 50% क्या है? भूक्षरण से प्रभावित है। भूक्षरण के कारण नदी नालों व समुद्रों में रेत व मिट्टी जमा होने के कारण वे उथली हो रही हैं, जिससे फलस्वरूप बाढ़ एवं पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे धन जन एवं स्वास्थ्य की हानि होती है। ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी है वो बह बह के कहाँ पे जा रही है? नदियों में जा रही है। नदियों में जब पहुंच जाते हैं नदी क्या हो जाती है? उनका तल ऊपर को उठ जाता है। जैसे आपने देखी होगी अपने खेत की नाली, तो नाली में क्या होता है? बाहर की मिट्टी बह के आ जाती है तो नाली की तली क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है। और ऊंची होने से उसका पानी उसमें नहीं रुकता और कभी सड़क पर चला जाता है, कभी खेत में यानी मेड़ पार करके चला जाता है। ऐसे ही नदियों में क्या होता है? जब उसकी तली ऊपर को उठ जाती है तो क्या होता है? उसका जो पानी है वो कहाँ आ जाता है? बाढ़ के रूप में गांव में प्रवेश कर जाता है और इससे जनजीवन और धन धान्य आदि फसलें और जनजीवन दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। भूक्षरण के फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता घटती है, जो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करती है। क्या कारण है कि आज नदी तल एवं समुद्र तल ऊंचा होता जा रहा है? पृथ्वी के अधिकांश भूभाग के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन सब का कारण भूक्षरण है। भूक्षरण अनेक कारकों द्वारा होता रहता है, जैसे वर्षा, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल एवं हिमनद। सबसे अधिक भूक्षरण जल एवं वायु द्वारा होता है। तो इससे एक पॉइंट नोट करेंगे हम। क्या नोट करेंगे? कि सबसे ज़्यादा जो भूक्षरण होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चे? जल और वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल और वायु के द्वारा। तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे इसी में, सबसे ज़्यादा भूक्षरण जल तथा वायु के द्वारा होता है। अब तो लाइनें सीधी सी आने लग गई। होता है। विशेष पानी के साथ ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदी नालों में समुद्र चली जाती है। एक हेक्टेयर खेत में लगभग 16.3 टन उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष बह जाती है। कितनी? 16.3 टन। एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो 16 टन में 16,000 किलो हो गए और 0.3 में 300 किलो हो गए, यानी 16,300 किलो मिट्टी एक हेक्टेयर में से कहाँ पे चली जाती है बेटा? कितनी मिट्टी? 16.3 टन मिट्टी, 3 टन उपजाऊ मिट्टी। क्या लिखेंगे? उपजाऊ मिट्टी प्रति का ये चिन्ह लगा दिया मैंने, हेक्टेयर और प्रति
वर्ष कहाँ चली जाती है? बहकर नदी नालों में चली जाती है। आगे पढ़ते हैं। भूचरण के प्रकार। अब दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा था बेटा? ये तो हमने भूचरण की परिभाषा में पढ़ा। किसमें पढ़ा बेटा? भूचरण की परिभाषा में। तो पहला टॉपिक था हमारा भूचरण की परिभाषा, तो उसमें सारी चीजें नोट करेंगे। अब मैंने दूसरा वाला टॉपिक क्या डलवाया था आपको? हाँ बिल्कुल सही, दूसरा टॉपिक क्या डलवाया था बेटा? भूचरण के प्रकार। क्या डलवाया था? भूचरण के प्रकार। तो दूसरा वाला टॉपिक हम डालेंगे प्रकार। इसमें टॉपिक हम समझेंगे कि भूचरण कितनी तरह का होता है, यानी भूचरण कितने प्रकार से होता है। तो यह भूचरण 2 प्रकार का होता है। आपकी किताब में क्या लिखा है? भूचरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो यहां लिख लेंगे बेटा, भूचरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं बेटा भूचरण के? पहला है प्राकृतिक। पहला कौन सा प्रकार है? नंबर 1 प्राकृतिक। और बेटा दूसरा कौन सा प्रकार है हमारा? मनुष्यकृत। दूसरा कौन सा है बेटा? मनुष्यकृत। अब इनके दूसरे नाम भी हैं, तो इनको या करके बोल देते हैं हम। क्या करके बोल देते हैं? या करके। जैसे प्राकृतिक या सामान्य, और मनुष्यकृत या त्वरित। भूचरण ये मैं ऐसा लगा देता हूं, इसका मतलब ऊपर वाला ही नीचे तुम्हें लिखना है। तो 2 तरह के होते हैं हमारे। पहला होता है प्राकृतिक। तो मोटी तरह से समझेंगे हम कि प्राकृतिक कौन सा होता है? ऐसा भूचरण जो प्रकृति द्वारा होता हो। किसके द्वारा होता हो बेटा? प्रकृति द्वारा होता हो, या प्रकृति जिसमें सहभागी हो भूचरण में, वो भूचरण कैसा होता है? प्राकृतिक भूचरण होता है। दूसरा मनुष्यकृत, यानी जिसमें इंसान सहभागी हो, यानी जो इंसान के द्वारा भूचरण होता है, वो किसके द्वारा कैसा भूचरण होता है? मनुष्यकृत भूचरण होता है। तो सबसे पहले हम तो ये समझ लिया प्राकृतिक और कौन सा होता है। इसमें पढ़ेंगे, यह क्षरण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है। कैसी होती है इसकी गति? धीमी तथा विनाश रहित, यानी इसमें विनाश नहीं होता है। इनमें जितनी मिट्टी बनती है लगभग उतनी ही मिट्टी का कटाव होता है, जिससे संतुलन बना रहता है। इसी के फलस्वरूप भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो भूचरण होता है वो बड़ी धीमी गति से होता है और उससे नुकसान हमारा नहीं होता। जितनी मिट्टी ये इसमें कटती है उतनी ही मिट्टी नई बन जाती है। और उससे किसका निर्माण होता है? उससे हमारे पठार का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है बच्चे? पठार का। और किसका होता है? घाटियों का निर्माण होता है। तो ये किसमें आ जाते हैं? प्राकृतिक भूचरण में। दूसरा है हमारा मनुष्यकृत भूचरण, यानी ऐसा भूचरण जो मनुष्य के द्वारा होता हो। किसके द्वारा होता हो बच्चे? मनुष्य के द्वारा। चरागाहों में उगी घास की अनियमित चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से भू सतह पर स्थित वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण भूचरण की गति तीव्र हो जाती है। इस प्रक्रिया को त्वरित भूचरण कहते हैं। त्वरित का मतलब क्या होता है बेटा? त्वरित का मतलब होता है तीव्र। क्या मतलब होता है बेटा? तीव्र। और तीव्र को साधारण सी भाषा में कहते हैं जल्दी। क्या कहते हैं? जल्दी। या और अच्छा इसे शब्द प्रयोग करो तो इसे कहते हैं तेज। क्या कह देंगे? तेज। तो यह त्वरित का मतलब है जल्दी 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 भूचरण हो जाए और मनुष्य के द्वारा हो जाए। किसके द्वारा हो जाए? मनुष्य के द्वारा। तो ये कह रहे हैं जैसे चरागाह हैं हमारे। चरागाह कौन से होते हैं बेटा? तो चरागाह समझेंगे। देखो एक नया शब्द आया आपके लिए,
ये तो उतार लिया आपने। चरागाह, चरागाह क्या होते हैं? पशुओं के चरने का स्थान। क्या कहलाता है बच्चे? चरागाह कहलाता है कि जहां पर पशु चरते हों। तो चरागाह में क्या होते हैं? अनियमित घास की चराई, पशु छोड़ दिए, खींचा खींच लगे जा रहे हैं, पशु सारी घास खा गए, बारिश हुई मिट्टी बहेगी वहां की। वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों की अंधाधुंध बनाने में चिपके क्या कि मैं तो भाई पक्की वाली शीशम का क्या बनवाऊंगा? बेड बनवाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं नीम का बनवाऊंगा, मैं आम का बनवाऊंगा। तो वनों की क्या हो रही है बेटा? कटाई हो रही है, और उससे क्या हो रहा है? भूक्षरण हो रहा है। कैसे? वनों की कटाई हो जाएगी और वन वहां से उखड़ जाएंगे तो मिट्टी वहां से भी बारिश होगी तो बहेगी। जब पेड़ थे तब वहां पे बारिश को रोके रहते थे और वहां से मिट्टी कटती नहीं थी। तो मिट्टी के कटाव को कौन कम कर देते हैं? पेड़ कम कर देते हैं। ऐसे ही पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? जैसे दीवारों के सहारे पर झूड़ लगा देते थे। क्या लगा देते थे? झूड़। क्यों लगा देते थे? क्योंकि जब बारिश होती थी तो मिट्टी को कटने से रोक लेते थे। भूक्षरण के रूप। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है बेटा? भूक्षरण के रूप। अगला है हमारा बच्चे भूक्षरण के रूप। इसमें हम देखेंगे कि भूक्षरण के कितने रूप होते हैं, यानी कितनी तरह से होता है। तो इसमें कितनी तरह से होता है बेटा? अब पढ़ते हैं। भूक्षरण के कारक। भूक्षरण की क्रिया वर्षा या वायु या मृदा के संपर्क से होते ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु वेग घटता बढ़ता है वैसे वैसे भूक्षरण का रूप व प्रकार बदलता रहता है। ये करेंगे जैसे बारिश कम हो जाए, तेज हो जाए, हवा तेज चलने लगे, धीमे चलने लगे, वैसे वैसे इनका रूप बदलता रहता है। जैसे तेज हवा में क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा होगा, कम हवा में कम कम होगा। भूक्षरण मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा होता है। जल एवं वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षण कहते हैं। ये कितने कारकों द्वारा होता है? दो कारकों द्वारा होता है। दो कारकों द्वारा होता है। नंबर 1 जल और नंबर 2 वायु। तो देखो, जो जल से होता है भूषण उसे बोलते हैं जलीय कारक। पहले कौन से कारक हो गया? जलीय कारक। इसके सामने लिख देंगे जल से होने वाला अपर्दन। देखो, अब मैं कहीं पे अपर्दन प्रयोग करूं या भूक्षरण प्रयोग करूं, दोनों की एक ही बात है। भूक्षरण को ही क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, अपर्दन को ही भूक्षरण कहते हैं। और दूसरा होता है, पहला होता है जलीय कारक और दूसरा होता है वायु। या कारक की जगह पे हम क्या लिख देंगे और अच्छा सा? अपर्दन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपर्दन। ठीक है बेटा, अपर्दन। और ये वायु अपर्दन। यहाँ लिख देंगे वायु से होने वाला अपर्दन। ये क्या हो गया बेटा? वायु अपर्दन हो गया। अब बात करते हैं जलीय भूक्षरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? जलीय भूक्षरण के बारे में। जलीय भूक्षरण, तो ये सब मैं मिटा दूं। तो नंबर 1 है हमारा बेटा जलीय भूक्षरण।
अब देखते हैं हम जलीय भूचरण क्या होता है। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम्हारी किताब में क्या लिखा है उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। जलीय भूचरण। बरसात के दिनों में पानी के साथ बहती मिट्टी का अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि ढालू भूमि में मिट्टी पानी के साथ बहकर पतली पतली नालियां बनाती है, या पुराने पेड़ों के जड़ों की मिट्टी बह जाने के कारण जड़ें नीचे तक दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सब जलीय भूचरण के कारण होता है। यह निम्नलिखित प्रकार द्वारा होता है। जलीय भूचरण समझ गए? आपने देखा होगा कि ढलमा कोई जमीन है तो ऊपर से नीचे को जब आता है पानी तो मिट्टी काटता हुआ लेके आता है। ये सब किसके द्वारा होता है बेटा? जल के कारण होता है, जलीय भूचरण कहलाता है। अब इसके बात करते हैं प्रकार। प्रकार में नंबर 1 क्या है हमारा? प्रकार देखेंगे। नंबर 1 है वर्षा बूंद क्षरण। पहला क्या है बेटा? वर्षा बूंद क्षरण। वर्षा बूंद क्षरण देखेंगे। इस प्रकार के भूक्षरण में वर्षा की बूंद जब मृदा से टकराती है तो मिट्टी के कण बिखर जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को 1 मीटर ऊंचा एवं 1 मीटर दूर तक उछाल सकती हैं। ये कह रहे हैं कि जब वर्षा बूंद क्षरण में क्या होता है इसमें, कि जब वर्षा पड़ती है, वर्षा होती है तो ऊपर से जो बूंदें टकराती हैं जमीन से, तो उससे मिट्टी के जो कण हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। और क्या करती है, जब एक बूंद ऊपर से टकराती है तो वो क्या करती है, वो 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा दूर किसको फेंक सकती है? मिट्टी को फेंक सकती है। दूसरा होता है परत भूक्षरण। दूसरा कौन सा होता है बेटा? परत भूक्षरण। ये सब आपको याद होने चाहिए। परत भूक्षरण, जैसे मैंने बता दिया वर्षा भूक्षरण क्या होता है, परत भूक्षरण क्या होता है, भूक्षरण क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। चलो सीधे बैठो भाई साहब, आगे। परत भूक्षरण खेत से बहते हुए धीरे धीरे मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। खेत से बहता हुआ गंदा पानी प्रदर्शित करता है कि मृदा के ऊपरी भाग का कुछ अंश खेत के बाहर जा रहा है, जिसमें मृदा के साथ साथ पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा खेत होता है उसकी परत को क्या करता है, वो पानी बहा ले जाता है, तो उसे बोलते हैं परत भूक्षरण। तो सामान्य सी बात है कि ऐसा पानी क्या करता है इसमें, खेत की परत यानी ऊपरी परत को और जो उपजाऊ मिट्टी होगी उसको बहा ले जाता है, तो वो होता है परत भूक्षरण। तीसरा कौन सा होता है बेटा? तीसरा होता है अल्पसरिता भूक्षरण। भूमि ढालू होने से या अत्यधिक वर्षा से पानी तेज धारा के रूप में बहता है तो बहता हुआ पानी छोटी छोटी नलिकाओं का जाल बना लेता है। क्या करता है? जाल बना लेता है, जिसे अल्पसरिता भूक्षरण कहते हैं। ये नलिकाएं जुताई गुड़ाई के समय समाप्त हो जाती हैं। खेत को परती छोड़ने पर इस प्रकार का भूक्षरण देखने को मिलता है। IV यानी 4 नंबर है इसमें खड्ड या अवनलिका भूक्षरण। चौथा नंबर क्या है बेटा? खड्ड या अविनलिका भूक्षरण। इसमें बात करेंगे अल्पसरिता नलिकाओं पर ध्यान न देने से आगे चलकर ये आपस में जुड़ जाती हैं और गहरी एवं चौड़ी नालियों का रूप धारण कर लेती हैं। इनको भू परिष्करण की क्रियाओं से समतल नहीं किया जा सकता है। पांचवा है बीहड़ भूषण। पांचवा कौन सा है? बीहड़। बीहड़ समझते हो सब लोग? बीहड़ भूषण देखेंगे। इसमें है जब वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारों से वर्षा का जल बह बहकर नदियों में आता है। इस जल के बहाव से भूमि में कटाव होता है, इससे भूमि प्राकृतिक नालियां बन जाती हैं।
ये आगे चलकर यही नाले एवं बीहड़ का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार के भूचरण को बीहड़ भूचरण कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब बारिश होती है, क्या होती है बेटा, जब बारिश होती है तो नदियों के सहारे क्या होता है, नदियों के सहारे जितना भी पानी आता है वो सब किस में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, सब आता है। और जब नदियों में पानी आता है तो कैसी बन जाती हैं, नाली बन जाती है। क्या बन जाती हैं, नाली। और धीरे धीरे ज्यादा पानी आता रहता है तो क्या बन जाते हैं, नाले। क्या बन जाते हैं, नाले। और वही नाले को हम क्या कहते हैं, बीहड़ भूचरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चे, बीहड़ भूचरण कहते हैं। आगे है छठवां, नदी तट भूचरण। छठवां कौन सा है बेटा, नदी तट भूचरण। यानी नदी तट भूचरण क्या है, पानी का बहाव नदियों के किनारों को काटता रहता है। पानी का बहाव क्या करता है, नदियों के किनारों को काटता रहता है और बहाव का नया रास्ता बनाता है। इससे नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि पानी क्या करता है, नदियों के किनारों को काट देता है और नई जगह से बहता रहता है। फोन आ गया, नई जगह से क्या होता है, बहता रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, नदी तट भूचरण। पानी का बहाव नदियों के किनारों को काटता रहता है और बहाव का नया रास्ता बनाता रहता है। इससे नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये उनकी जो किनारे होते हैं उनको काट काट के एक नया रास्ता बना लेता है और क्या करता है, बड़े बड़े नाले से बन जाते हैं। जब नए रास्ते बनेंगे तो नाले से हो जाएंगे और जो उपजाऊ भूमि है यानी खेत वगैरह हैं वो सब क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सातवां, पुलिन भूचरण या समुद्र तट भूचरण। सातवां कौन सा है बेटा, ये कह रहा है पुलिन भूचरण या समुद्र तट भूचरण। समुद्र की तीव्र लहरें किनारे को लगातार काटती रहती हैं जिससे किनारे के पहाड़ व पेड़ पौधे टूटकर समुद्र में गिरते रहते हैं तथा सिल्ट में इकट्ठे होने से पुलिन बीच बन जाते हैं। समुद्र की लहरों व ज्वार धाराओं द्वारा पुलिन क्षरण होता है। ये क्या करने का, ऐसे ही पुलिन वो क्या होता है, समुद्र में उसकी लहरें लगातार किनारे को काटती रहती हैं और जब किनारे को काटती हैं तो क्या होता है, उसके सहारे के जो भी पेड़ पौधे हैं वो गिरकर कहाँ कहाँ गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं और सिल्ट बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, सिल्ट बन जाती है। और जब वो सिल्ट बन जाती है तो धीरे धीरे उसका क्या होता रहता है, क्षरण होता रहता है। क्या होता रहता है, क्षरण होता रहता है। हिमनद भूचरण। आठवां कौन सा है बेटा, हिमनद भूचरण। हिमनद भूचरण क्या होता है, यह ऊंचे व ठंडे पहाड़ों पर होती है। कहाँ पे होती है, ऊंचे व ठंडे पहाड़ों पर। हिम माने क्या होता है, बर्फ। ठंडे पहाड़ों पर होती है जहां प्रायः बर्फ जमी रहती है। बड़ी बड़ी हिमशिलाएं अपने साथ चट्टाने व पत्थर बहाती चलती हैं। क्या करती हैं, अपने साथ चट्टाने और पत्थर को बहाकर ले जाती हैं। नवा, भूस्खलन भूचरण। नवा कौन सा है बेटा, भूस्खलन भूचरण। यह क्षरण पहाड़ों पर होता है। इसमें कमजोर चट्टानें अधिक ढलान के कारण दूर ढह जाती हैं जिससे निचली जगहों के खेत, सड़क व बस्ती आदि दब जाते हैं। भूस्खलन में क्या होता है, जब भूस्खलन का मतलब होता है खिसकना किसी चीज का। भू माने पृथ्वी, स्खलन माने खिसकना। जब ऊपरी चट्टानें जो होती हैं वो खिसक जाती हैं तो उनके जो पत्थर वगैरह होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं और खेतों को दबा देते हैं जिससे उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। वायु भूचरण। अब नंबर 2, ये सब हम पढ़ रहे थे जल भूचरण के अंदर। किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे बेटा, जल भूचरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे। और अब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वायु भूचरण।
वायु भूक्षरण। तो नंबर 2 हमारा है वायु भूषण। ये पढ़ते हैं। जब भूमि का क्षरण वायु द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बेटा? वायु के द्वारा होता है, तो वह वायु भूषण कहलाता है। यह कम वर्षा एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे होता है ये? जहाँ पे बारिश कम होती हो, जहाँ पे क्या हो, शुष्क जलवायु हो, यानी रेत ही रेत हो, वहां पे होता है। जहाँ आमतौर पर तेज हवाएं चलती हैं, वहां भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी आसपास के खेतों में जमा होकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये जब छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, हवा के साथ क्या होते हैं बेटा? उड़ जाते हैं। और जब हवा के साथ उड़ जाते हैं तो क्या बराबर के खेतों में उपजाऊ जमीनों के ऊपर उसको ढक देते हैं और उसको भी खत्म कर देते हैं। तो इसमें है सैंड ड्यून। इसमें सबसे पहले क्या है? सैंड ड्यून। क्या है बेटा? सैंड ड्यून। अब सैंड ड्यून क्या होता है बेटा? सैंड ड्यून होता है बालू का टीला या मिट्टी का टीला। तो जब हमारी हवाएं जो होती हैं वो तेज बहती हैं, तो क्या करती हैं? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे एक जगह मिट्टी इकट्ठा कर देती हैं। तो उससे क्या बन जाते हैं? टीले बन जाते हैं। और टीले बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं। तुम्हारी किताब क्या कहती है? रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं, जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, उससे तेज हवा से क्या बन जाते हैं? रेत के टीले बन जाते हैं। और क्या होता है? उनका धीरे धीरे क्षरण होता रहता है। विशेष में ये क्या कह रही है किताब? विशेष में देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब तेज हवा या आंधी आती है तो प्राय रेत या मिट्टी के महीन कण की एक परत जमा हो जाती है। कभी आपने सोचा है कहाँ से आती है? यह वायु क्षरण के कारण होता है। तो किताब कह रही है कि तुमने देखा होगा कभी तुम्हारे यहाँ पे क्या आता है बेटा? तेज हवाएं या आंधियां चलती हैं तो क्या होता है? तुम्हारे घर के अंदर धूलों की परत जमा हो जाती है ना? हो जाती। तुमने कभी सोचा है क्यों होता है? ये वायु क्षरण के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? वायु क्षरण। मृदा संरक्षण। इसी के साथ हमारा भूक्षरण जो है टॉपिक वो समाप्त होता है। और हमारा नया टॉपिक, जो मैंने कल 4 टॉपिक लिखवाए थे, 5 जो भी मैंने लिखवाए थे, उन टॉपिकों में से नया टॉपिक है हमारा मृदा संरक्षण। क्या है बेटा? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण पढ़ेंगे। मृदा यानी मिट्टी, संरक्षण यानी बचाना। तो मिट्टी को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा, जल एवं वनस्पतियां प्रकृति की बहुमूल्य देन हैं, जिनसे मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, ईंधन, चारा आदि की पूर्ति होती है। अतः प्रकृति से प्राप्त इन धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनने हेतु 300 से 1000 वर्ष लगते हैं। तो ये देखो, ये नोट करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो मृदा की ऊपरी परत है, मृदा की क्या है? ऊपरी परत। तो यहाँ लिख लेंगे, मृदा की ऊपरी परत बनने में कितने दिन लगते हैं बेटा? 300 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है, परंतु मृदा क्षरण द्वारा यह परत कुछ ही क्षणों में या दिनों में बह जाती है। अतः इस प्रकृति प्रदत्त धरोहर को बचाने हेतु उचित मृदा संरक्षण विधियां अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास व वनस्पतियां नहीं हैं तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने के कारण उनकी जल धारण क्षमता घट जाती है और बाढ़ का कारण बनती है।
मृदा कटाव को रोकने की प्रक्रिया को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण क्या है, तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे बेटा। मृदा संरक्षण की परिभाषा, मृदा कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो मृदा कटाव को रोकना ही क्या कहलाता है बेटा, मृदा संरक्षण कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। आगे देखते हैं, हमारे देश की कुल वार्षिक वर्षा का 1/3 पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है। मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाते हुए मृदा को क्षरण से बचाया जाता है। विशेष अथर्ववेद में भी भूमि संरक्षण का वर्णन है जो निम्न प्रकार है। हम सब इस पृथ्वी का सभी संसाधनों द्वारा बचाव करें, उस मृदा को का जो हमारे लिए फसल, फल फूल व वृक्ष आदि पैदा करती है। नंबर 2, भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, जल हमारा पिता है, परमात्मा हमें इस ईश्वरीय देन को भरपूर मात्रा में दें। मृदा संरक्षण के उपाय। अब मृदा संरक्षण यानी मृदा बचाने के हमारे लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें उपाय है, निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला है खेत को समतल बनाना। तो पहला उपाय कौन सा है बेटा, पहला उपाय है खेत को समतल बनाना। कौन सा उपाय है बेटा, खेत को समतल बनाना। पहला उपाय कौन सा है बेटा, खेत को समतल बनाना। दूसरा उपाय कौन सा है बेटा, दूसरा उपाय है इनका ढाल के विपरीत खेती करना। दूसरा उपाय कौन सा है बेटा, ढाल के विपरीत खेती करना। दूसरा उपाय ये है। तीसरा उपाय कौन सा है बेटा, तीसरा उपाय है इनका पट्टियों में खेती करना। कौन सा है, पट्टियों में खेती करना। पट्टियों में खेती करना। आगे है कंटूर विधि से खेती करना, फिर रोक बांध, फिर है सीढ़ीदार खेती करना, फिर वायुरोधी पट्टियां बनाना, फिर घास एवं वृक्षारोपण करना। ये इतनी चीजें इसमें की जाती हैं। खेत को समतल एवं मेड़बंदी। तो पहला है खेत को समतल एवं मेड़बंदी करना। पहले हम किस पे चर्चा करेंगे बेटा, खेत को समतल बनाना, इस पर चर्चा करेंगे। खेत को समतल कैसे बनाया जाता है, कहीं तुमने खेत देखे होंगे, कहीं ऊंचे होते हैं, कहीं नीचे होते हैं। उनको क्या करते हैं, सबसे पहले समतल यानी एक सा कर लेते हैं, जिससे पानी क्या हो, एक जैसा ही जाए। किताब में है इसके अंतर्गत खेत को समतल करके खेत में चारों तरफ ऊंची मेड़बंदी करते हैं, जिससे पानी बहकर खेत में से नहीं जाता है, खेत से पानी फिर बाहर नहीं जाता। गांव की मिट्टी गांव में, गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में। तो ये कह रहे हैं कि गांव की मिट्टी किस में रहनी चाहिए, गांव में रहनी चाहिए, यानी गांव की मिट्टी गांव से बाहर जानी नहीं चाहिए। गांव का पानी गांव में, और गांव का पानी कहाँ रहना चाहिए बेटा, वो भी गांव में रहना चाहिए। खेत की मिट्टी खेत में, और खेत की मिट्टी कहाँ रहनी चाहिए, खेत में रहनी चाहिए। और खेत का पानी भी कहाँ रहना चाहिए, खेत में ही रहना चाहिए, पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे है ढाल के विपरीत खेती करना। दूसरा कौन सा है बेटा, ढाल के विपरीत खेती करना। ढाल के विपरीत खेती करने का मतलब होता है, जैसे ढाल है हमारा खेत का इधर, तो हमें किधर करनी है, विपरीत यानी उल्टी खेती करनी है। जिससे क्या होगा,
पानी कटेगा नहीं, और अगर पानी आएगा बढ़ेगा तो ऊंची मिट्टी है वो कहाँ जाएगी, नीची वाली जगह पे आ जाएगी। अगला है, इसमें है मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई बुवाई सदैव ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं। जुताई बुवाई जो करते हैं वो क्या करना है, ढाल के विपरीत दिशा में। पट्टियों में खेती करना, तीसरा कौन सा है बेटा, पट्टियों में खेती करना। तो पट्टियों में कैसे खेती करते हैं, इस विधि में अधिक आच्छादित फसलों जैसे मूंग उड़द मूंगफली की एक पट्टी बोने के बाद दूसरी पट्टी में कम आच्छादित फसलें जैसे मक्का बाजरा ज्वार आदि की बुवाई करते हैं। चौथी है बेटा कंटूर विधि से खेती करना। चौथी कौन सी है बेटा, चौथी है कंटूर विधि से खेती करना। कौन सी है बेटा, कंटूर विधि से खेती करना। आगे बात कर चर्चा करेंगे पांचवें बाद में। अब देखेंगे कंटूर विधि से खेती करना क्या होता है। ढालू भूमियों में समोच्च रेखा के समांतर फसल उगाते हैं जिससे वर्षा जल रुकता है तथा मिट्टी कटने से बच जाती है। पांचवा है रोक बांध बनाना, चेक डैम। पांचवा कौन सा है बेटा, रोक बांध बनाना। पांचवा कौन सा है, रोक बांध बनाना। रोक बांध का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, बांधों पे रोक लगा देनी है। क्या करनी है, रोक लगा देनी है। जैसे खेत में चारों तरफ क्या कर दो, जगह जगह बंदे लगा दोगे, यहां से इधर ना जाए यहां से इधर ना जाए। खेत से बहते जल को रोकने हेतु झाड़ी पत्थर या पट्टी संरचना बना देते हैं जिससे पानी को रोककर भूक्षरण कम करते हैं। सीढ़ीदार खेती, छठा कौन सा है बेटा, सीढ़ीदार खेती है छठा हमारा। लेख तो समझ में आ रहा है ना आपके, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती का मतलब होता है कि खेती कैसे की जाती है बेटा, सीढ़ियों के हिसाब से की जाती है। किसके हिसाब से की जाती है, सीढ़ियों के हिसाब से। यानी इसमें तुम्हें चित्र देख रहा होगा, कौन सा वाला बेटा, इसमें चित्र नहीं है। तो सीढ़ियों के हिसाब से, यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पर सीढ़ियां बना देते हैं और उसे पानी ऊपर से छोड़ते हैं, पट 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 जैसे सीढ़ियों पे चलता है ऐसे पानी लगता जाता है। इसलिए वहाँ चाय की खेती होती है। चाय की खेती क्यों होती है, क्योंकि चाय की जो फसल होती है अगर उसमें पानी रुक गया तो चाय खराब हो जाएगी। इसीलिए पहाड़ों पर होती है कि पानी लग तो जाता है लेकिन रुकता नहीं है। अधिक ढालू एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ीनुमा संरचना बनाकर खेती करते हैं तथा मिट्टी कटाव को रोकते हैं। सातवां, बायरोधी पट्टियां बनाना। सातवां कौन सा है बेटा, बायरोधी बायरोधी क्या करना बेटा, बायरोधी पट्टियां बनाना। बायरोधी पट्टियां कैसे बनती हैं इस पर चर्चा करेंगे। बायरोधी पट्टियां बनती हैं शुष्क एवं रेतीली मृदा में हवा द्वारा भूमि कटाव को रोकने हेतु खेत के किनारे वायु की विपरीत दिशा में कई पंक्तियों में वृक्षों का रोपण करते हैं जिससे वायु का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव कम पड़ता। चारों तरफ क्या कर देते हैं बेटा, पेड़ लगा देते हैं। जैसे रेतीली जमीन होती है जो वायु तेज तेज चलती है तो वहां से रेत उड़ता नहीं है और जिससे क्या हो जाता है, वायु रुक जाती है और जमीन वहीं की खेत की मिट्टी कहाँ रहती है, फिर खेत में ही रहती है। आगे घास एवं वृक्षारोपण करना। नंबर 8वां और लास्ट है बेटा, घास एवं वृक्षारोपण करना। क्या है बेटा, घास एवं वृक्षारोपण करना। तो हमें क्या करना चाहिए जमीन में बेटा, घास लगानी चाहिए और क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। भूमि को भूमि कटाव से बचाने
हेतु घास एवं वृक्ष का रोपण करते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे बहता है तथा भूचरण कम होता है। पानी क्या होता है बेटा? धीरे धीरे बहता है, और भूचरण क्या होता है? कम होता है। भूचरण, ज्यादा भूचरण नहीं होता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है, और मिलते हैं वो अगले चैप्टर में।